हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 12 का लेसन नंबर 8 प्राथमिक क्रिया जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर प्राथमिक क्रिया का जो टॉपिक जो एग्रीकल्चर था, उस एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रकार थे उनके दो प्रकार जैसे स्थानांतर कृषि और आदिम कृषि की परिभाषाएं पढ़ी और साथ में उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। आज हम बच्चों जीवन निर्वाह कृषि है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है और उनकी विशेषताएं क्या है। तो हम लेते हैं जीवन निर्वाह कृषि। तो सबसे पहले हम टॉपिक डालते हैं जीवन निर्वाह कृषि। यदि हम इस जीवन निर्वाह कृषि की परिभाषा पढ़े तो सीधी सी परिभाषा है, ऐसी कृषि जिनका मुख्य उद्देश्य भोजन की आवश्यकता के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति करके जीवन निर्वाह करना है। ऐसी कृषि जिनका मुख्य उद्देश्य भोजन की आवश्यकता के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति करके जीवन निर्वाह करना है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? जीवन निर्वाह कृषि। तो आपको पता हो गया होगा बच्चों जीवन निर्वाह कृषि की परिभाषा क्या है। अब इसकी हम लेते हैं विशेषताएं। क्या लेते हैं बच्चों? विशेषताएं। अब हम जीवन निर्वाह कृषि की यदि विशेषता की बात करें तो यह कृषि स्थायी रूप से अनुकूल भौगोलिक प्राकृतिक दशाओं के क्षेत्रों में की जाती है। तो बच्चों, यदि आपसे जीवन निर्वाह कृषि की विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता क्या है कि यह कृषि स्थायी रूप से भौगोलिक प्राकृतिक दशाओं के जो क्षेत्र होते हैं जो उनके लिए क्या होते हैं? अनुकूल होते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है। दूसरा बिंदु, यह कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव होने के कारण इस कृषि को करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हुआ बच्चों कि इस कृषि को करने का जो मुख्य उद्देश्य क्या हुआ? जनसंख्या के दबाव है। क्या है? जनसंख्या का दबाव। अब जनसंख्या का दबाव का मतलब क्या हुआ कि जमीन कम है और जनसंख्या क्या अधिक है, उत्पादन कम है और मांग क्या है? अधिक है। तो उत्पादन कम, मांग अधिक, इन मांग की पूर्ति करने के लिए उस कृषि को किया जा रहा है। तो कारण क्या हुआ? जनसंख्या का दबाव। फिर अगला बिंदु, ऐसी कृषि मुख्य रूप से एक वर्ष में
2 से 3 बार की जाती है। अब देखो बच्चों, जो जीवन निर्वाह कृषि है उसके अंदर एक ही वर्ष के अंदर, कितने वर्ष के अंदर, एक ही वर्ष में 2-3 बार कृषि की जाती है, 2-3 बार फसलों को उत्पादन, फसलों का उत्पादन किया जाता है। याद रखना, एक ही वर्ष के अंदर 2-3 बार फसलों का क्या लिया जाता है, उत्पादन लिया जाता। जैसे रबी की फसल हो गई, खरीफ की फसल हो गई, जायद की फसल हो गई, तो एक ही वर्ष के अंदर कितनी बार होगी, या फिर रबी और खरीफ की लेते हैं, या फिर रबी खरीफ जायद की लेते हैं, तो एक ही वर्ष के अंदर कितनी फसलें हो गई, 3 फसलों का उत्पादन होने लगा। अब अगला, इस कृषि में मानवीय श्रम के साथ, इस कृषि में मानवीय श्रम के साथ साथ मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। याद रखना बच्चों, इस कृषि में मानवीय श्रम के साथ ही क्या, मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। जैसे बच्चों, फसल की जो रोप लगानी, जैसे चावल की फसल की रोप लगानी है, तो उसमें मशीनों की तुलना में मानवीय श्रम अच्छा होता है, इसलिए मानवीय श्रम किया जाता है। जबकि खेतों की जुताई है, फसल की कटाई है, फसल से दाना निकालने की प्रक्रिया है, ये सारे के सारे क्या है, मशीनों के द्वारा किया जाता है। अगला बिंदु, इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है, किंतु यह जोत बिखरे हुए पाए जाते हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या कहा गया, खेतों का आकार तो क्या होता है, छोटा होता है, किंतु इसके जोत क्या होते हैं, बिखरे हुए पाए जाते हैं। अगला बिंदु लेते हैं बच्चों, इस कृषि में सिंचाई के साधनों का उपयोग होने के कारण फसलों में फसल चक्र का भी अनुसरण किया जाता है। देखो बच्चों, फसल चक्र का मतलब होता है बार बार बदल बदल कर फसल को बोते हैं, और साथ में एक ही ऋतु में एक ही फसल को लगातार बोते नहीं है। आपने एक शब्द भी सुना होगा बच्चों, एक शब्द आता है शस्य प्रारूप। अब इसका अर्थ होता है बच्चों कि किसी भी फसल को ऋतु के अनुसार बदल बदल कर बोना क्या कहलाता है, शस्य प्रारूप। वापस किसी भी फसल को किसी भी ऋतु के अंदर बदल बदल कर बोना, मतलब किसी खेत के अंदर अलग अलग ऋतु होती है, फिर भी फसल को क्या बोते हैं, बदल बदल कर बोते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में खरीफ की फसल का हम उदाहरण ले रहे हैं। खरीफ की फसल जो सियाड़ू फसल के नाम से जानी जाती है, उस सियाड़ू फसल के अंदर यदि आपने पिछले वर्ष यदि आपने बाजरा बो दिया है, क्या बो दिया है, बाजरा, तो अब आप अगले वर्ष जब खरीफ की फसल बोते हो, उस समय आप बाजरा ना बोकर उसके स्थान पर आप क्या बो सकते हो, जवार बो सकते हो, गवार बो सकते हो, मूंग बो सकते हो, तिलहन बो सकते हो, तिल बो सकते हो, ये कुछ भी बो सकते हो, लेकिन आप उस जगह पर बाजरा नहीं बो सकते। इसका मतलब आपने किसका अनुसरण किया है, फसल चक्र का अनुसरण किया है। तो ये सस्य प्रारूप और ये फसल चक्र लगभग एक समान ही होते हैं।
ठीक है बच्चों, तो आपको मालूम हो गया होगा यशस्वी प्रारूप क्या होता है। अब अगला बिंदु देते हैं, इस कृषि में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और विभिन्न प्रकार की दवाओं का भी उपयोग किया जाता है। तो आपको पता चल गया होगा, इस कृषि में रासायनिक उर्वरक है, कीटनाशक है तथा विभिन्न प्रकार की जो दवाएं हैं वो फसलों को रोग से मुक्त करने के लिए इसका प्रयोग में लाया जाता है। अब हम अगले मुख्य बिंदु के लिए, इस कृषि में मुख्य रूप से खाद्यान्न, कौन सी फसल? खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता है। याद रखना बच्चों, इस कृषि का मतलब है जीवन निर्वाह कृषि का अंदर ज्यादातर फसल कौन सी होती है? खाद्यान्न फसल। कौन सी फसल होती है? खाद्यान्न फसल। तो खाद्यान्न फसल किसे कहते हैं? यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप सीधी सी परिभाषा दे सकते हो, ऐसी फसलें जिसको खाने के लिए या भोजन के रूप में उपयोग में लिया जाता है, उसी फसल को हम क्या कहते हैं? खाद्यान्न फसल। तो अपन की एक खाद्यान्न फसल की जो परिभाषा है वो आपको मैं बता देता हूं क्या होती है। सीधे सी याद रखना, कोई डिफिकल्ट परिभाषा नहीं है बच्चों, इसमें हम सीधी सी लिखेंगे परिभाषा। ऐसी फसलें जिनको व्यक्ति खाने के रूप में, ऐसी फसलें जिनको व्यक्ति खाने के रूप में उपयोग में लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? खाद्यान्न फसल। ऐसी फसलें जिनका व्यक्ति खाने के रूप में उपयोग लेते हैं, जैसे बाजरा है, गेहूं है, चावल है, ये सब हमारी कौन सी फसलें हुई बच्चों? खाद्यान्न फसल, जिसे व्यक्ति खाने के लिए उपयोग में लेता है। अब हम अगले बिंदु की बात करें तो जीवन निर्वाह कृषि मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी एशिया में की जाती है। कहां पर की जाती है बच्चों? मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया में की जाती है, जहां पर मानसूनी वर्षा या ऋतु पाई जाती है। तो याद रखना बच्चों, जो हमारे जीवन निर्वाह कृषि है वो मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र में देखने को मिलती है? दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर। क्यों? दक्षिण पूर्वी एशिया की जो जलवायु है वो मानसूनी वर्षा या मानसूनी ऋतु के रूप में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर जीवन निर्वाह कृषि अधिक की जाती है। अब हम जीवन निर्वाह कृषि के जो फसल के आधार पर जो वर्गीकरण है वो एक है चावल प्रधान जीवन निर्वाह कृषि और एक गेहूं प्रधान जीवन निर्वाह कृषि, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम बच्चों जीवन निर्वाह गहन कृषि के प्रकार की बात करते हैं। जीवन निर्वाह गहन कृषि के प्रकार, यदि हम प्रकार के रूप में देखते हैं, इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला चावल प्रधान गहन
जीवन निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि। पहली कौन सी हुई? चावल प्रधान गहन या जीविका निर्वाह कृषि। अब चावल प्रधान जीविका निर्वाह कृषि को हम यदि हम देखते हैं तो इसको हम सीधा से लिख सकते हैं चावल प्रधान जीविका कृषि। अब इसकी हम परिभाषा की बात करें तो सीधा सा याद रखना कि जब चावल प्रधान जीविका निर्वाह कृषि की बात आती है तो मुख्य उद्देश्य इनका कौन सी फसल ज्यादातर उत्पादन करना होता है? चावल की फसल। कौन सी फसल बच्चों? चावल की फसल ज्यादा उत्पादन करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका पहला बिंदु, इस कृषि की मुख्य फसल चावल है। पहला बिंदु क्या हुआ? इस कृषि की मुख्य फसल कौन सी है? चावल की फसल है। अब देखो बच्चों, यदि चावल में काफी बार पूछा जाता है विश्व में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला देश, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला देश की बात करें तो वो बच्चों चीन है। कौन है बच्चों? चीन देश है। वो विश्व का सबसे अधिक चावल का क्या करता है? उत्पादन करता है। और दूसरे नंबर कौन आता है? भारत। कौन आता है? भारत है। वो दूसरे नंबर सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला देश है। फिर यदि हम देखते हैं भारत में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला देश, भारत के अंदर सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला देश की जगह हम बच्चों क्या लिखेंगे? राज्य। क्या लिखेंगे? राज्य। तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है बच्चों कौन सा? पश्चिम बंगाल। यहाँ पर भारत का सबसे ज्यादा चावल उत्पादन होता है बच्चों। और यहाँ पर 3 किस्म चावल की ली जाती है। एक किस्म का नाम है ओस, दूसरा अमन, तीसरा बोरो। ये 3 किस्में हैं वो पश्चिम बंगाल के अंदर उत्पादन होती है। यदि आपसे पूछ ले भारत में प्रति हेक्टर चावल सबसे ज्यादा कहां होते हैं तो याद रखना बच्चों, पहला स्थान पंजाब का आता है और दूसरा स्थान किसका आता है? हरियाणा का आता है। यहाँ पर प्रति हेक्टेयर चावल पंजाब और हरियाणा में भारत के अंदर सबसे ज्यादा होता है। फिर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो चावल है वो हनुमानगढ़ में उत्पन्न किया जाता है। हनुमानगढ़ में इसकी पैदावार की जाती है। तो ये चावल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको 1 नंबर के रूप में एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं और आगे पूछ भी सकते, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी। दूसरा, इस जीविका कृषि में वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कितने सेंटीमीटर से अधिक होती है? 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और इसके अलावा बच्चों वर्षा तो 100 सेंटीमीटर चाहिए, साथ में कुछ 80 दिन के करीबन जो दिन होते हैं उस समय इन खेतों के अंदर पूर्ण रूप से जल भरा होना चाहिए तथा वर्षा के अलावा सिंचाई का भी उपयोग इस कृषि के अंदर होता है। फिर तीसरा पॉइंट, इस प्रकार की कृषि मलेशिया, इंडोनेशिया,
मलेशिया, इंडोनेशिया, मध्य चीन, वियतनाम, कंबोडिया आदि क्षेत्रों के अंदर की जाती है। तो बच्चों, आपने चावल प्रधान जीविका निर्वाह कृषि के 3 बिंदु देखे। एक तो इसकी मुख्य फसल चावल होती है, इसके अलावा अन्य फसल तो उगाते हैं, लेकिन मुख्य फसल क्या होती है? चावल होती है। इसकी वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है और इन देशों के अंदर ये चावल प्रधान जीविका निर्वाह कृषि की जाती है। अब दूसरी कृषि का नाम है हमारे गेहूं प्रधान जीविका कृषि। गेहूं प्रधान जीविका कृषि। यदि हम गेहूं प्रधान जीविका कृषि की बात करें तो याद रखना बच्चों, पहला बिंदु, इस कृषि की मुख्य फसल, इस कृषि की मुख्य फसल गेहूं है। मुख्य फसल क्या है? गेहूं है। मतलब जिस प्रकार चावल प्रधान में चावल मुख्य फसल थी, तो यहाँ की मुख्य फसल कौन सी है? गेहूं। तो याद रखना, विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला देश कौन है बच्चों? चीन। ठीक है। भारत में गेहूं उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश। भारत के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और फिर प्रति एकड़ या हेक्टर गेहूं के अंदर देखा जाए तो कौन है? पंजाब व हरियाणा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये गेहूं बहुत ज्यादा होते हैं। और राजस्थान के अंदर देखा जाए तो गंगानगर और हनुमानगढ़, कौन से 2 क्षेत्र? गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 क्षेत्र से है जहां पर गेहूं का उत्पादन होता है। दूसरा बिंदु, इस कृषि में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। याद रखना बच्चों, इसका अगला बिंदु क्या है? इसमें 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। तीसरा, यह कृषि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन व कोरिया जैसे देशों में की जाती है। तो आपको मालूम हो गया बच्चों कि गेहूं प्रधान कृषि की मुख्य फसल गेहूं होती है। इसमें 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। यह कृषि पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, कोरिया और अन्य देशों के अंदर की जाती है। तो इस तरह आपने देखा बच्चों कि जो जीवन निर्वाह कृषि थी, कौन सी जीवन निर्वाह कृषि थी, उसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। उसमें पहला भाग था हमारे चावल प्रधान कृषि, दूसरा भाग था गेहूं प्रधान जीविका कृषि। अब हम ले रहे नए बिंदु, इसमें नाम है विस्तृत अनाज कृषि या वाणिज्य अनाज कृषि। अब इसमें हम वाणिज्य अनाज कृषि क्या है उसके अंदर हम उन फसलों के बारे में पढ़ेंगे जो वाणिज्य कृषि के दौरान इसका उत्पादन किया जाता है और वाणिज्य के दौरान ही इस फसल का किस रूप में इनको देखते हैं, उन सब के बारे में इसका अध्ययन करेंगे। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की यदि हमसे परिभाषा पूछे, विस्तृत
अनाज वाणिज्य कृषि, विस्तृत अनाज वाणिज्य कृषि। यदि आपसे विस्तृत अनाज वाणिज्य कृषि की यदि आपसे परिभाषा पूछे तो लिखना किसी क्षेत्र में खाद्यान्न रूपी फसलों का उत्पादन करके विस्तृत क्षेत्रों में जो जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। किसी क्षेत्र में खाद्यान्न रूपी फसलों का उत्पादन विस्तृत क्षेत्रों में जो जीविका या जीवन निर्वाह कृषि की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। या फिर अपन इस तरह भी हम सीधी भाषा में लिख सकते हैं, विस्तृत क्षेत्रों में की जाने वाली जीवन निर्वाह कृषि जिसमें खाद्यान्न तथा अन्य फसलों को व्यापार करने के उद्देश्य से उगाई जाती है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, विस्तृत अनाज वाणिज्य कृषि। विस्तृत क्षेत्रों में की जाने वाली जीवन निर्वाह कृषि जिसमें खाद्यान्न तथा अन्य फसल को व्यापार करने के उद्देश्य से उगाई जाती है उसी को विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहा जाता है। ये भी परिभाषा आपकी एकदम एक्यूरेट है, ये भी आपकी सही है। फिर हम लेते हैं विशेषताएं। क्या लेते हैं, विशेषता। अब विशेषता की बात आती है तो सबसे पहले अपन को इसमें यह देखना होगा कि इसके खेतों का आकार कैसा होता है, जोतों का आकार कैसा होता है। तो इसमें सीधी सी पहला बिंदु, इस कृषि में खेतों या जोतों का आकार विस्तृत होता है, जो 240 से 160 एकड़ भूभाग होता है। इस कृषि में खेतों या जोतों का आकार विस्तृत होता है, वो 240 से लेकर 160 एकड़ के बीच में भी हो सकता है। दूसरा बिंदु, इस कृषि में यंत्रीकरण या मशीनों का उपयोग अधिक किया जाता है। याद रखना बच्चों, इसके अंदर अधिकांश किसका उपयोग होता है, मशीनों का उपयोग होता है। जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर है और बहुत सारी ऐसी मशीन हैं जिसके अंदर हार्वेस्टर है। इन सारे मशीनों का उपयोग वो क्या करते हैं, कृषि क्रियाओं में बीजों को निकालने के लिए या फसल को उगाने के लिए, ये सभी क्रियाओं में करता है। अगला पॉइंट, तीसरा, इस कृषि में
मानवीय श्रम की कम आवश्यकताएं होती है। इस कृषि में मानवीय श्रम की आवश्यकता कम होती है। उसका क्या कारण है बच्चों? क्योंकि इस कृषि में अधिकांश काम किससे होता है? मशीनों से होता है, इसलिए मानवीय जो काम की जरूरत होती है वो कम होती है। फिर चौथा बिंदु, इस कृषि में मुख्य रूप से जौ, गेहूं, राई जैसी मुख्य फसलों को बोते हैं। इस कृषि के अंदर मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? गेहूं, जौ और राई जैसी मुख्य फसलें बोई जाती है। अगला बिंदु, इस कृषि में उत्पादित उत्पाद को सुरक्षित रखने के लिए बड़े गोदाम भी बनाए जाते हैं। तो इस कृषि को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं? बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते हैं, जिसमें अधिक उत्पादन होने पर उन गोदामों के अंदर उस माल को स्टोर करके रख देते हैं। फिर अगला बिंदु, इस कृषि में प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है। इस कृषि में प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है, परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। याद रखना बच्चों, इस कृषि के अंदर प्रति एकड़ उत्पादन तो क्या होता है? कम होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है। और बाद में अगला पॉइंट, सातवां, इस प्रकार की कृषि कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि बच्चों किस क्षेत्रों में की जाती है? जहां जनसंख्या कम होती है वहां पर होती है। तो आपने बच्चों देखा कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है, वो उनकी जो परिभाषा क्या है कि विस्तृत क्षेत्रों में की जाने वाली जीवन निर्वाह कृषि जिसमें खाद्यान्न तथा अन्य फसलों को व्यापार करने से उद्देश्य से उगाई जाती है, उसी को हमने क्या कहा? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। फिर हमने इसकी विशेषता देखी, इसमें खेतों का आकार बड़ा होता है, सारा काम मशीनों के द्वारा होता है, इसमें मानव श्रम की जरूरत कम होती है। इसके अलावा गेहूं, राई, जौ, सरसों जैसी फसलों को उगाया जाता है और इसमें उत्पादित माल को जब अधिक हो जाता है उसको रखने के लिए गोदाम बनाया जाता है। इसमें प्रति एकड़ उत्पादन अधिक होता है, कम होता है, जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है। और इस कृषि में जनसंख्या क्या होती है? इन क्षेत्रों के अंदर कम पाई जाती है, उन क्षेत्रों के अंदर यह कृषि ज्यादातर की जाती है। तो आपने बच्चों इसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि और जीवन निर्वाह जो कृषि है वो उसके बारे में आपने पढ़ा। और इसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का एक और पॉइंट है जिसमें देखा जाए तो हम लिख सकते हैं कि इस कृषि के अंदर उच्च तकनीकी तथा उच्च तकनीकी युक्त यंत्रों का अधिक प्रयोग किया जाता है। उच्च तकनीकी तथा उच्च तकनीकी युक्त जो यंत्र होते हैं उनका प्रयोग क्या होता है? इसमें अधिक किया जाता है। तो आपने बच्चों देखा कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि और जीवन निर्वाह कृषि जिसके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर विस्तार से अध्ययन किया है। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम विस्तृत वाणिज्य कृषि के अलावा और महत्वपूर्ण जो जैसे रोपण कृषि है, डेयरी कृषि है,
इसके अलावा ट्रक का सीए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सब के बारे में विस्तार के साथ अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।